हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 16 जून 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। सबसे पहले चलते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़ डिस्कशन की तरफ, दैट इज W20 ग्रुपिंग। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सभी ने G20 तो बहुत बार डिस्कस कर रखा है। आप जानते हो कि यहाँ पर हमारी जो डेवलप्ड एज वेल एज जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनका एक ग्रुप है। ठीक है, इसके मेंबर कंट्रीज मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम डिस्कस कर रखे हैं। अब हमारा क्या उद्देश्य है ना कि जो G20 की जो डिस्कशंस होती हैं इसके अंदर हम कहीं ना कहीं एक जेंडर एस्पेक्ट को भी ऐड करें। कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग बहुत सिंपल है कि अब महिलाओं को भी हम आगे लेकर आएं। हम ये देखें हम अपनी डिस्कशंस के अंदर कि किस तरह से हम जेंडर इक्वलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, और अगर हमें उस जेंडर इक्वलिटी को अचीव करना है, हमें वुमेन एम्पावरमेंट को अचीव करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, आपस में क्या चीज़ें हैं ऐसी जो हम शेयर कर सकते हैं। तो एक तरह से ना जो W20 है या जिसको हम वुमेन 20 के नाम से जानेंगे, तो वुमेन 20 दरअसल में क्या है, एक G20 के अंतर्गत ही एक एंगेजमेंट ग्रुप हमें देखने को मिल जाता है। अभी न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए क्योंकि इसका जो फाइनल समिट था वो ममलापुरम में हमें देखने को मिला। यहाँ पर एक कॉम्निक सबमिट किया गया। अब ये क्या होता है? ये एक तरह का जो होता है ना आधिकारिक वक्तव्य, बेसिकली एक तरह की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होती है वो यहाँ पर सबमिट करी गई है। तो वो उसके अंदर बात ये करी गई है कैसे हम रूरल महिलाएं जो एक तरह से होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, वो अपने आप को कैसे एम्पावर करें। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए हैं। क्लियर हुआ? अब ये जो W20 की हम बात कर रहे हैं, एक बार ध्यान रखना, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 2015 के अंदर। उस टाइम जो टर्की था ना वो उसका प्रेसिडेंट था। अब आज के टाइम में तो आप जानते हो कि इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, ठीक है ना। तो जब इसी तरह से 2015 में टर्की प्रेसिडेंट था उस टाइम पर इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। आप बाकी ऑब्जेक्टिव तो समझ ही गए होंगे, कैसे महिलाओं की डिस्कशंस हैं हम उनको साथ में लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर ना देखो, इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसके डेवलपमेंट के अंदर। वो कैसे? देखो, आप जानते हो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं नारी शक्ति के बारे में, राइट। और एक्चुअल में इंडिया की जो एज अ प्रेसिडेंटशिप जो इंडिया के पास थी ना G20, वहां हमारा फोकस था कि हम सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट की बात ना करें, हम किसकी बात करें? वुमेन लेड डेवलपमेंट की। अब देखने में ये वर्ड सेम लगते हैं पर बीच में वर्ड आ गया लेड। सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं, महिलाओं के द्वारा खुद का सशक्तिकरण करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके पुरुष हैं, जो मेन है, वो बोले कि हाँ महिलाओं को अब उनको डेवलप कर दो। नहीं, महिलाएं खुद आगे आएंगी, खुद अपने आप को डेवलप करेंगी, तो डेफिनेटली ट्रू एम्पावरमेंट हम उसी को देखेंगे। तो इंडिया का ना जो विजन है दरअसल में यही है, नारी शक्ति फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टुवर्ड्स अ पाथ ऑफ वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो जो भी बैरियर्स यहाँ पे आते हैं वुमेन लेड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, उसको हम कैसे टैकल करें, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट कैसे लेकर आए महिलाओं के लिए, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारे डिस्कशन इसके ऊपर देखे जा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ही इंडिया ने पिछले साल इसकी प्रेसिडेंटशिप आई इंडिया के पास G20 की, उसी टाइम से W20 की भी यानी कि वुमेन 20 ग्रुपिंग की भी हमारे पास प्रेसिडेंटशिप आई। ठीक है। और यहाँ पे फोकस क्या था कि ऑन्टरप्रेन्योरशिप के अंदर, ठीक है, वुमेन कैसे आए, ठीक है, उसी तरह से वुमेन लीडरशिप को हम ग्रास रूट्स के ऊपर कैसे डेवलप करें। एक ना डिजिटल डिवाइड है जेंडर के रिगार्डिंग, अगर आप नोटिस करोगे ना तो आप डिवाइड देख सकते हो कि इंटरनेट एक्सेस महिलाओं को बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेल। तो उसको कैसे हम रिच कर पाए, उनकी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, एंड साथ ही साथ क्लाइमेट रिजिलिएंट एक्शन के अंदर महिलाओं और जो बच्चियां हैं उनका क्या रोल हो सकता है। ये अलग अलग हमारे 5 प्रायोरिटी एरियाज है। डेफिनेटली आप मेंस के आंसर में भी इनको कोट कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली प्रीलिम्स में तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम यानी कि SGB स्कीम के बारे में। अभी इसका नया इशू अनाउंस हुआ है, तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि आखिर ना ये स्कीम कहना क्या चाहती है। बहुत सिंपल से अगर मैं बताऊं, देखो मान लो ये पड़ा है सोना। अब सोना है तो क्या करते हैं लोग इंडिया में ना, एक टेंडेंसी क्या कि लोग ना सोना खरीद के अपने पास में रख लेते हैं। पास में रखने का मतलब अपनी वो तिजोरी में बंद करके रख लेते हैं। अब भैया खुद बताओ, आपने सोना खरीदा, तिजोरी में रखने से क्या हुआ, आपने उसको इकोनॉमी से एक तरह से बाहर ही कर दिया। अगर आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आप टेक्निकली शायद चाहते थे कि हम सोने में हम इन्वेस्ट करें, पर और भी तो तरीके हो सकते हैं। अब इंडिया को क्या दिक्कत होती है ना, ऐसे जब आप अपना सोना खरीद के आप अपनी तिजोरी में रख लेते हो, इससे दिक्कत क्या होती है, इंडिया को सोना इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। और देखो, इकोनॉमी से आपने उस सोने को बाहर ही कर दिया, तो ना इकोनॉमी का पहिया आपका घूमेगा ना, और साथ ही साथ हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी इंक्रीज होता रहेगा। तो इंडिया के केस में ये काफी इशू था। तो इसको ठीक करने के लिए ना हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आए। सर इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब बहुत ही सिंपल सा है। मान लो आपने सोचा कि यार आने वाले टाइम में ना सोने का दाम बढ़ेगा, तो मैं 10 ग्राम सोना खरीद के रख लेता हूँ। पर क्या ये फिजिकल सोना खरीदना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक कागज का टुकड़ा लें, ठीक है, और इस कागज के टुकड़े की वैल्यू उतनी ही हो जितनी 10 ग्राम सोने की? ठीक है, देखो हो क्या रहा है, टेक्निकली ना आप सोने में ही इन्वेस्ट कर रहे हो, बस फिजिकल सोना नहीं है, उसकी जगह एक कागज का टुकड़ा है। अब कल को जब आप इस कागज के टुकड़े को बेचोगे, तो जो भी उस टाइम पर सोने की वैल्यू होगी, अगर मान लो वो आपको मिल जाए, तो आपका पर्पस सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यही चीज हमारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के अंदर है। इसके अंतर्गत पता क्या होता है, आप 1 ग्राम से लेके, मतलब एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, 4 किलो तक कुछ भी लिमिट का आप यहाँ पर उतना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हो। ठीक है सर, मैंने मान लो कुछ एक्स अमाउंट पे खरीद लिया, ठीक है। अब क्या होगा ना, जब 5 से 8 साल के बीच में आप कभी भी इसको रिडीम कर सकते हो। मान लो आज सोने का दाम है, मान लो 50,000 है, ठीक है। 8 साल के बाद हो सकता है इसका दाम हो जाए 70,000, ठीक है ना, सोने की वैल्यू बढ़ेगी, तो अकॉर्डिंगली हो सकता है इसका दाम हो जाए 70,000। अब यहां पर क्या हुआ, 50,000 वाले सोने की वैल्यू आपकी 70,000 होगी। इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का कैपिटल गेन हुआ है। तो यहाँ पर आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल हो गया। साथ ही साथ आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करना था, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपने प्रॉफिट कमा लिया, सरकार को भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, तो सरकार के लिए भी बेनिफिट हो गया। इसके अलावा एक बेनिफिट और है सर, वो बेनिफिट क्या है? वो बेनिफिट ये है कि आपको ना इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड के ऊपर जनरली हम क्या बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहाँ पर भी ना आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ये आपको मिलेगा 2.5% का इंटरेस्ट, ठीक है ना। हर 6 6 महीने पे आपको मिलता रहेगा, मतलब 2.5% पर एनम होगा, पर जो इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा वो 6 6 महीने पे मिलता रहेगा। अब एक बात आखिरी चीज और हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो सर सोने की वैल्यू 50,000 से 70,000 हुई, ये तो आपने बताया कैपिटल गेन। तो क्या कैपिटल गेन के ऊपर मुझे टैक्स लगेगा? द आंसर इज नो। यहाँ पर इस कैपिटल गेन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पर ये जो आपने इंटरेस्ट के थ्रू पैसा कमाया ना, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5% का हर साल, तो इसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। समझ आई बात? इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दरअसल में आने वाली स्लाइड्स के ऊपर ना पूरा यही लिखा हुआ है, तो मैंने आपको एक बार समझा दिया। होता क्या है कि आप फिजिकल गोल्ड में ना इन्वेस्ट करते हुए कागज के टुकड़े के अंदर इन्वेस्ट करते हो। वो कागज के टुकड़े की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी मान लो उस पर्टिकुलर सोने की होती है। तो जैसे जैसे सोने का दाम मान लो 50,000 से 70,000 हो गया, आपके उस कागज के टुकड़े की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली बढ़ती गई है। 5 से लेकर 8 साल के बीच में आप कभी भी उसको रिडीम कर सकते हो। आपको कैपिटल गेन जो होगा, जो 50,000 से वैल्यू 70,000 हुई, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना। हर साल जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही है बस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो सर फायदा क्या हुआ? मुझे फायदा ये हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट मिला, तो डेफिनेटली मेरे लिए ये फायदा है। सरकार के लिए क्या फायदा हुआ? सरकार को ना अब वो इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ा, जो गोल्ड इतना सारा हमें इंपोर्ट करना पड़ता था दूसरी कंट्री से, तो इंपोर्ट नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये सारे फायदे हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। और कुछ अगर आप पॉइंट्स देखो, देखो ये कोई नई स्कीम नहीं है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है। ग्राम्स ऑफ गोल्ड के अंदर इसको हम डिनोमिनेट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव तो हम समझ गए, कहीं ना कहीं फिजिकल गोल्ड को हम रिड्यूस करें और इंपोर्ट ऑफ गोल्ड भी कहीं ना कहीं कम करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसको इशू कौन करता है। तो इसको इशू किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाकी अगर आप नोटिस करो तो ये डीमेट फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके रेजिडेंट्स हो गया, वो भी अलाउड है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी ले सकती हैं, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये सभी यहाँ पर खरीद सकते हैं, ठीक है ना। अब एक इंडिविजुअल के लिए लिमिट कितनी है? मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 किलो। उसी तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी 4 किलो, ट्रस्ट और जो इस तरह की एंटिटीज हैं उनके लिए 20 किलो की यहाँ पे लिमिट होती है, कितना सोना वो यहाँ पे, मतलब इतने वर्थ का सोना वो खरीद सकते हैं। बाकी मेच्योरिटी पीरियड मैंने आपको बता दिया, 5वें साल के बाद आप कहीं ना कहीं कर सकते हो, और इसकी मेच्योरिटी पीरियड कितनी होती है? टोटल 8 साल की, राइट। इंटरेस्ट भी मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट कैसे लगता है। साथ साथ सेल्स चैनल क्या हो सकते हैं आपके? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के थ्रू इसको खरीद सकते हो, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा खरीदा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग माध्यम होते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे ये चीजें खरीद सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट्स? आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ आगे होंगे। बाकी इंटरेस्ट रेट कैसे वेरी करता है वो भी हमने देखा, ठीक है ना, कि कैसे इंटरेस्ट रेट 2.5% का हमें मिलता रहता है, और यही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को आप एज अ कोलैटरल फॉर लोन्स की तरह भी इसको आप यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए भी एलिजिबल है, ठीक है ना। और टैक्स ट्रीटमेंट तो हम समझ ही गए कि कैपिटल गेन्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो लॉजिक समझो, बाकी आई थिंक आप पॉइंट्स तो अकॉर्डिंगली आंसर कर ही लोगे। एक यूपीएससी ने ना 2016 में हमसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, एक बार इसको ट्राई करना आंसर करने की, सोचो कि इसका क्या आंसर होगा। मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, आई एम श्योर कि आपसे ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा, राइट।
चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। अब सर इसका मतलब क्या है? देखो कुछ ना सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स मतलब कि हम ऐसा मानने लग जाते हैं, जरूरी नहीं है कि बातें सही हों। मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार बोलते हैं ना कि यार ये तो महिलाएं ना कमज़ोर हैं, ठीक है, या महिलाओं को ड्राइविंग करनी नहीं आती, या हम बोल देते हैं कि अच्छा ये तो महिला है तो इससे सेल्स का काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, ये तो इस काम के लिए बनी ही नहीं है, ठीक है ना, कि महिलाएं तो कमज़ोर होती हैं। इस तरह के हमारे दिमाग में ना बहुत सारे बायसेस होते हैं। अब किस जगह पर कितने ज़्यादा बायसेस हैं, कौन सी कंट्री के अंदर कितने बायसेस हैं, क्या वहाँ पे महिलाओं के रिगार्डिंग जो बायस हैं उसके लिए कम करने के लिए कुछ किया गया, नहीं किया गया, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर आती हैं। तो नाम क्या है सर? जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। और इसको कौन रिलीज करता है? यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, इन्होंने इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर बताया गया है कि जो आधे लोग हैं दुनिया के, वो ये मानते हैं कि जो मेन होते हैं वो बढ़िया पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। उसी तरह से 40% मेन ऐसे हैं, मतलब 40% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि मेन जो होते हैं वो बेटर बिजनेस डिसीजन मेक करते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पर वुमेन के रिगार्डिंग बाइसेस को एक तरह से नोटिस किया जा रहा है। उसके साथ में ही आप और भी एग्जाम्पल देखो, जैसे दुनिया में ना 193 कंट्रीज हैं, उनमें से सिर्फ 10 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर वहां पे जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो महिला है। इंडिया के अंदर भी आप नोटिस कर सकते हो, हमारे पास सिर्फ लोकसभा के अंदर सिर्फ 14% ही कहीं ना कहीं फीमेल है, एमपीज हैं बेसिकली। उसी तरह से आप चीफ मिनिस्टर्स की बात कर लो, तो वेस्ट बंगाल की अगर हम चीफ मिनिस्टर ममता दीदी जी को छोड़ दें, उनके अलावा इंडिया में जितने भी सीएम हैं वो सारे मेल हैं। तो इंडिया में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। ऊपर से और बात करें तो लगभग 1/4 पीपल ऐसा मानते हैं कि अगर कोई इंसान, मतलब अगर कोई मर्द मैन है वो अपनी वाइफ को बीट कर रहा है तो ये जस्टिफाइड है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो देख रहे हो कितने किस तरह के अलग अलग सोशल नॉर्म्स हैं जो नेगेटिवली हमारी जेंडर इक्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बेसिकली मेन है ना वो वुमेन को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, पर एक्चुअल में ना आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। रीजन क्या है? हमें ये देखने को मिलेगा यहाँ जो बाइसिस की बात कर रहा हूँ उसमें मेन तो इंक्लूडेड हैं ही हैं, उसके साथ में वुमेन भी इंक्लूडेड हैं। ऐसा मत समझो कि सिर्फ मेन ने बाइसेस बनाए हैं, नहीं, मेन और वुमेन दोनों के बाइसेस हैं। कई बार ना ऐसे एग्जाम्पल्स देखो न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं जहाँ ना मान लो एक महिला है, वो बोलती है कि अच्छा मेरे हस्बैंड मुझे पीटते हैं पर शायद इसमें मेरा ही भला हो, ठीक है ना, क्योंकि वो मेरे से ज्यादा जानते हैं, शायद मेरे ही भलाई के लिए डांट रहे हो। तो महिलाओं के भी ना ऐसे अंदर ऐसा फीलिंग आती है। मैं आपको ना एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको थोड़ा ना एक्चुअली हुआ क्या था, मैं थोड़े दिन पहले लाइक अराउंड 1 मंथ पहले मैं हैदराबाद गया था, तो एक फ्लाइट के माध्यम से मैं गया था। तो वहां पर क्या हुआ ना, जब रास्ते में था तो बीच में ना जो प्लेन था, मतलब वो थोड़ा टर्बुलेंस आ गया और उस वजह से प्लेन थोड़ा शेक करने लग गया। तो मेरे साथ में एक महिला बैठी हुई थी, ठीक है, उन्होंने कहा कि यार आज के तो जो प्लेन है ना वो एक महिला फ्लाई कर रही है, बेसिकली जो कैप्टन थी, जो पायलट थी, वो एक फीमेल थी। तो करिए इस वजह से इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ना प्लेन वो हो रहा है, हिल रहा है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो चलो बाइसेस हैं मैन के अंदर तो हैं ही हैं, पर वुमेन के अंदर भी ये बाइसेस देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप नोटिस करो, ये यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है, इसके अंदर इन्होंने क्लियरली बता रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल स्फेयर में अगर हम बात करें ना, तो 64% मैन को लगता है कि मैन बेटर है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्फेयर। उसी तरह से 53% वुमेन को भी लगता है कि भैया नहीं मैन बेटर हैं। तो आप नोटिस कर रहे हो वुमेन के अंदर भी ये बाइसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो डेटा बनाया जाता है कहाँ से बनता है? एक वर्ल्ड वैल्यू सर्वे करके है, वहाँ के रिस्पॉन्सेज देखे जाते हैं अलग अलग चीज़ों के रिगार्डिंग। तो 80 कंट्रीज के रिगार्डिंग ये सर्वे होता है, वहाँ पर चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पे कितने बाइसेस देखने को मिले हैं। तो 4 डायमेंशन हैं, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और फिजिकल इंटीग्रिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल के अंदर मानना कि मेन जो हैं वो बढ़िया लीडर बन पाएंगे, पॉलिटिकल लीडर। एजुकेशनल के अंदर बात हो रही है कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो मेन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है और वुमेन के लिए उतनी ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक के अंदर कि हाँ भैया जो सीईओज होते हैं, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो मेन बढ़िया होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, ऐसा तीसरा डायमेंशन। और चौथा हो गया फिजिकल इंटीग्रिटी, कि अबॉर्शन जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है, जस्टिफाइबल नहीं है, और अगर एक कोई मैन अपनी वाइफ को मारता है तो ये जस्टिफाइड है। तो ये 4 हमें इस तरह के हमें ना की डायमेंशन इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स का मीनिंग भी, एंड साथ ही साथ ये पॉइंट्स भी कि इसको रिलीज कौन करता है, तो इट इज रिलीज बाय यूएनडीपी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज संकल्प प्रोग्राम। अब सर संकल्प क्या है? देखो संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, तो आपने नाम से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, आपकी स्किल एक्विजिशन की हो रही है, स्किल अक्वायर करने की बात हो रही है। ठीक है, आप नोटिस करो
कि अगर किसी इंसान के पास अच्छे स्किल्स नहीं है तो क्या होगा, उसको अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी एंड अकॉर्डिंगली कंट्री की अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से ना हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है वो अलग अलग प्रोग्राम्स रन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे जो ठीक है ना, जो हमारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आप जानते होंगे, जो मिशन है हमारा एक तरह से, तो उसी के अलाइनमेंट में हमने संकल्प प्रोग्राम को भी बनाया है। ध्यान में रखना कि यहाँ पर हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो है ही है, ठीक है, और साथ में हमें यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का रोल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक सर क्यों आ रहा है? देखो, हमारी गवर्नमेंट तो पैसा डाल ही रही है, वर्ल्ड बैंक का भी ना काम थोड़ा डेवलपमेंट साइड पे है, बिल्कुल आप सभी जानते होंगे अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक का रोल रहता है, तो यहाँ पर भी है। अब इसी के रिगार्डिंग ना एक डीएलआई फ्रेमवर्क होता है, डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स, मतलब अगर कहीं ना कहीं कोई कंट्री अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है तो उसको उतना ज़्यादा ग्रांट दिया जाएगा, समझ रहे हो? तो जो लोन्स वगैरह होंगे उसको उस तरह से मिलेंगे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं डीएलआई, डिसबर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स। तो वर्ल्ड बैंक चेक करेगा कि हाँ यार ये कंट्री की हालत इतनी खराब है पर कंट्री अच्छा काम कर रही है, कोशिश ट्राई है सही डायरेक्शन में जाने की, तो उस हिसाब से लोन्स को उस तरह से यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो संकल्प के बारे में आई होप आप समझ पाए होंगे। कोशिश यही है कि हमारा जो यूथ है उसको अच्छे स्किल्स हम दे पाएँ, एक तरह की प्रॉपर प्लानिंग हो, उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो, और जो भी इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम लोकल लेवल पे भी इंप्लीमेंट करें एंड हमारा जो ओवरऑल स्किलिंग इकोसिस्टम है कंट्री का उसको बेहतर कर पाएँ। फीमेल ट्रेनिंग्स के लिए भी यहाँ पे, और जो बाकी हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके रिगार्डिंग भी स्पेशल यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। कुछ की इनिशिएटिव्स हैं, जैसे महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम भी इसके अंतर्गत आ गया। पंचायती राज के साथ हम एंगेजमेंट करते हैं कि रूरल एरियाज के अंदर कैसे इन चीज़ों को हमें अच्छे से वर्क अराउंड करना है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग हो गया, उसके लिए अवार्ड्स दिए जाते हैं एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाती है एट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमें आज डिस्कस करने थे। कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए ना कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ट्रू फॉल्स के, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा कि कौन सा इनमें से ठीक है कौन सा गलत है, फिर कल अकॉर्डिंगली हम इनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी सर टॉपिक्स कौन कौन से डिस्कस किए, एक हमने स्टार्ट करी थी हमारी W20 से, यानी कि वुमेन 20, हमने G20 के बारे में थोड़ा देखा कि कैसे यहाँ पे उसकी बात हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि ये जो टर्किश प्रेसिडेंसी थी 2015 के अंदर, उस टाइम पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इंडिया का फोकस कहाँ पे है? नारी शक्ति फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। इसके साथ ही हमने जाना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में। हमने देखा कैसे हम जो फिजिकल गोल्ड है उसकी जो एक तरह से ना लोग बाय करते हैं उसको कम कर रहे हैं, इंपोर्ट हमारा जो है उसको रिड्यूस करने की हमारे यहाँ पे कोशिश है। हमने समझा था कि यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो इंटरेस्ट लगेगा नहीं सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 2.5% पर एनम का, ये कितनी बार मिलता है? साल में 2 बार मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट होता है ना इसके ऊपर टैक्स लगेगा एज पर आपका इनकम टैक्स एक्ट। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ आपको जो कैपिटल गेन टैक्स हुआ वहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। 8 साल की मेच्योरिटी होती है, 5 साल के बाद आप इनको रिडीम कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे। साथ में मिनिमम 1 ग्राम तो है ही है, इंडिविजुअल के लिए आप मैक्सिमम 4 किलो ले सकते हो। उसी तरह से हिंदू अनवेड फैमिली के लिए भी 4 किलो की लिमिट है, और ट्रस्ट और उसके जैसी एंटिटीज़ के लिए आपकी 20 केजीज की लिमिट देखने को मिल जाती है। कौन इनको इशू करता है? इशू किए जाते हैं बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स के बारे में। हमने जाना कि यूएनडीपी इसको रिलीज करता है। साथ ही साथ 4 मेजर पैरामीटर हमने देखे थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और फिजिकल इंटीग्रिटी। कैसे महिलाओं के साथ एक तरह के कुछ बाइसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को हमने यहाँ पे नोटिस किया था। उसी तरह से आखिरी टॉपिक हमारा रहा विद रिगार्ड्स टू संकल्प, ठीक है ना। संकल्प क्या था? स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसको रन करती है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी यहाँ पे असिस्टेंस हमें देखने को मिलती है, और कोशिश यही है कि जो अलग अलग बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको हम लोकल लेवल के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करें। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ भी इंगेजमेंट है। वुमेन हो गया, हमारे जो रूरल सेक्शन वाले हो गए, जो डिसएडवांटेज पीपल हो गया, उनको हम कैसे एम्पावर कर पाएँ, ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हमें डिस्कस करने थे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। साथ में एक दूसरे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने आप पे डलवा दिया है, जहाँ पर आपको और भी बहुत सारी पीडीएफ जैसे प्रज्ञान हो गया, इस तरह की बुकलेट्स आपको वहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आप सभी ने इस लेक्चर को अच्छे से सुना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।